जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है सर्विस क्लासेज के जी में। साथियों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इतिहास, दृष्टि दृष्टि पब्लिक दृष्टि का आईएएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023। अब आप कहिएगा कि ये बिहार दरोगा का चैनल है, तो बिहार दरोगा के चैनल पर ये आईएएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 का इतिहास कराने का मेरा मकसद क्या है? यह इतिहास कराने का मेरा एक ही मकसद है कि जो भी छात्र इस इतिहास को देखेंगे, उनका कॉन्सेप्ट ऐसा खुलेगा कि बिहार दरोगा में वो क्वेश्चन के खोपड़ी में क्या कर देंगे? छेद कर देंगे साथियों। क्वेश्चन के खोपड़ी में बिहार दरोगा के क्वेश्चन के खोपड़ी में छेद करने के लिए आपको इतिहास, बिहार करेंट और आपको करेंट का लेवल एकदम यूपीएससी वाला रखना होगा, क्योंकि आपको पता है कि बिहार दरोगा में इतिहास बहुत ही डीप से पूछा जाता है और अब तो पॉलिटी को भी क्या कर दिया गया डीप। आइए, और ये प्रश्न देखने का मकसद कराने का मेरा मकसद ये है कि जो भी छात्र इसको देखेंगे, उनका दिमाग का क्या होगा? ब्रॉड विकास होगा। उनका दिमाग का प्राउड विकास होगा, उनको बहुत ही आनंद आने वाला है साथियों। बहुत ही मजेदार टेस्ट सीरीज है आपके लिए। आइए, पहला सवाल है, दृष्टि से एकदम आया है क्वेश्चन, धमाकेदार प्रश्न है और 100 इतिहास के सवाल देखने के बाद यकीन मानिए कि यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न जो है बिहार दरोगा में छप जाएगा और हम लोग पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, कोई भी इफ बट के साथ नहीं। ये मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। अगर आप इसको देख रहे हैं, अच्छी बात है, और नहीं देख रहे हैं तो भी अच्छी बात है। आप क्या कीजिए, एक कभी दो कसी देखते रहिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको हमारे चैनल पर डिटेल डिस्कशन से जुड़ना ही होगा, तभी आपका क्या होगा? बेहतर मार्गदर्शन होगा साथियों। क्योंकि मैं 2 बार बिहार दरोगा और 1 बार ईएसआई क्वालिफाइड हूं, तो मुझे पता है कि आपका बिहार दरोगा का लेवल कहां पहुंच चुका है साथियों। ओके, तो आइए, पहला प्रश्न है, शहरी कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत कृषि के साथ साथ पशुपालन, जलीय कृषि और मध्यवर्ती पालन भी किया जाता है। ओके, अगला सवाल है आपका साथियों, यह नगर यही है, अगर यह नगरीय उस उष्मा द्वीप प्रभाव का मुकाबला करने के साथ शहरों के लिए फेफड़े की भूमिका निभाता है। इससे जैविक कृषि कचरे को डंप करने हेतु अधिक लैंडफिल की आवश्यकता होती है। ये आपका 3 कथन है और कहता है इसमें से कौन सा सही है? तो बताइए, अगर आप कृषि कीजिएगा तो क्या आपको डंप करने का समस्या आएगा? नहीं, वो तो सड़ जाता है। कृषि का जो भी सब्सटेंस है, वो क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है? वो आपका वातावरण में सड़ गल जाता है। तो इस ये तो होगा नहीं, तो ये नहीं होगा। बाकी 1 और 2 दोनों होगा, यानी कि कृषि, इसके तहत कृषि के साथ-साथ पशुपालन, जलीय कृषि और मधुमक्खी पालन भी किया जाता है शहरों में। और उसके बाद नगरीय उष्मा द्वीप और नगर में अगर कृषि हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है? नगर के लिए फेफड़े का काम कर रहा है। शहरी क्षेत्र या उसके आसपास की जाने वाली कृषि को अर्बन या शहरी कृषि कहा जाता है साथियों। और इसके अंतर्गत खास तथा गैर खाद्य उत्पादक जैसे पशुपालन, जलीय कृषि और मधुमक्खी पालन जैसी गतिविधियां की जाती है। अब कहते हैं शहरी कृषि के लाभ क्या है? यह सामुदायिक स्तर पर खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में मौजूदा खाद्य भंडार का पूरक है। ये नगरीय उष्मा द्वीपों के प्रभावों के साथ साथ शहरों के लिए फेफड़े के रूप में भी कार्य करता है और इससे शहर के जैविक कचरे का प्रयोग, तो ये क्या है? लैंडफिल की आवश्यकता कम हो सकती है। क्या है? 3। अब देखिए, अगला सवाल है, कहता है ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद, अब आप बताइए कि क्या ऋग्वेद से प्रश्न नहीं आता है बिहार दरोगा में? बिल्कुल आता है। कहता है ऋग्वेद से संबंधित क्या कीजिए? विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं साथियों। जय हिंद। ओके, क्या है प्रश्न आपका स्क्रीन पर जो दिख रहा है कि विचार करने के लिए? कहता है ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, जिनमें 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। क्या ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं? ये बिल्कुल सही है और 10 पुस्तकों में लिखा गया है। और इसमें छंद कितना है? अगर छंद पूछा जाएगा तो 10,600 छंद है। कितने छंद है? 10,600 छंद से युक्त सबसे पुरानी कीर्ति है, क्या है चीज? आपका ऋग्वेद। और इसका संकलन 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच किया गया था। तो इसलिए यह कथन क्या है? सही है। प्रत्येक मंडल को अनुवक नामक कई वर्गों में विभाजित किया गया है। ऋग्वेद में क्या है? अग्नि, इंद्र और सोम इत्यादि आदि देवताओं के स्तुति का संग्रह है। योगों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता है और ये लोग मवेशी, बेटे, स्वस्थ आयु, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते हैं। ऋग्वेद में ये भी है।
ओके। और प्रत्येक मंडल को अनुबक नामक कई वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक अनुबक में सूक्त नामक कई स्तुतियां होती है और प्रत्येक सूक्त कई छंदों से बना होता है जिन्हें ऋक कहा जाता है। अर्थात कथन आपका दो भी क्या है, सत्य है। और कथन तीस फोर्थ थर्ड में क्या है, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञों का आयोजन प्रधानों और राजाओं द्वारा किया जाता था। तो ये बिल्कुल क्या है, तो इसका सही जवाब क्या है आपका, एक दो और तीन ये सभी क्या है, सही है। और ये जो राजसूय यज्ञ है, इस यज्ञ को करने का ऋग्वेद में कोई भी प्रावधान नहीं मिला है। आपको पता है यज्ञ, जादू टोना, मंत्र जो है ये किस वेद से संबंधित है, तो ये आपका आयुर्वेद से संबंधित है। ओके। और साम वेद जो है आपका क्या है, गाया जाने वाला वेद है। और अथर्ववेद क्या है, जादू टोना वाला वेद कौन सा, अथर्ववेद है। और सबसे नया वेद भी कौन है आपका, तो सबसे नया वेद है आपका अथर्ववेद। अथर्व वेद है सबसे नया वेद। इसे वेद तरई से भी बाहर रखा गया है। किसे साथियों, अथर्ववेद को वेद तरई से बाहर रखा गया है। इस तरह से डिटेल डिस्कशन के साथ जुड़े रहिए, बहुत फायदा होगा साथियों आपका। ओके। शुरू शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे, बाद में लगभग कुछ यज्ञों को घर के मालिकों द्वारा किए जाते। राजसूय या अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। अतः तीन भी क्या है, सही है। तो एक दो और तीन तीनों कथन क्या है आपके साथियों, सही है। ओके। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंबई डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 ईस्वी में के दशक में किया गया था। ओके। तो दूसरा है वर्ष 1859 में अहमदाबाद में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई थी। कहता है इसमें से कौन सा सही है आपका, तो इसमें से बंबई डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 में किया गया था, ये सही है। और ये दूसरा नंबर आपका गलत है। कहता है बंबई डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया था। मांगा गया राजस्व इतना अधिक था कि बहुत से स्थानों पर किसान अपने गांव छोड़कर नए क्षेत्रों में चले गए। खराब मिट्टी और कम ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में समस्या विशेष रूप से गंभीर थी। जब वर्षा नहीं होती थी और फसल खराब होती थी तो किसानों के लिए राजस्व अदा करना क्या हो जाता था, असंभव हो जाता था। और कहता है 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग अमेरिका से आता था। कहां से आता था, कपास का 3/4 भाग अमेरिका से आता था साथियों। और ब्रिटेन सूती वस्त्र के निर्माता काफी लंबे अरसे के अमेरिकी कपास पर निर्भरता थी। ओके। अगला देखिए, तो यानी कि क्या है, भारत में कपास आपूर्ति का स्थापना नहीं हुई थी। एक निम्न में से कौन शंकु फ्लेक्शन को बेहतर रूप से वर्णित करता है, शंकु फ्लेक्शन को कौन बेहतर रूप से वर्णित करता है साथियों आपका, तो क्या यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले किसी देश की मुद्रा के मूल्य को होने वाली गिरावट है, नहीं। इसका सही जवाब क्या है साथियों, देख लेते हैं। इसका सही जवाब है यह बढ़ती उत्पादन लागत या बाजार प्रतिस्पर्धा के कारण किसी उत्पाद के आकार में होने वाली क्या है, कमी है। ये आपका क्या चीज, शंकु। ओके, शंकु फ्लेक्शन। बढ़ती उत्पाद लागत या बाजार प्रतिस्पर्धा के कारण किसी उत्पाद के आकार में होने वाली कमी को शंकुफ्लेक्शन कहा जाता था। विकल्प क्या है साथियों आपका, सी सही है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से कौन सा दार्शनिक विषयों से संबंधित है। तो बौद्ध ग्रंथ आपको पता है कि अभिधम्म पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक, ये तीन बौद्ध ग्रंथ हैं और तीनों को मिश्रित रूप को क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है। ओके। और विनय पिटक में क्या है, तो नियम कानून है बौद्ध धर्म का। अब कहता है इसमें से कौन से विषयों से संबंधित है, कौन सा दार्शनिक विषयों से संबंधित है। इसमें दार्शनिक विषयों से संबंधित है आपका अभिधम्म पिटक। ओके। अभिधम्म पिटक में 7 पुस्तकें हैं जिन्हें उच्च या आगे की शिक्षा कहा जाता है। यह एक दार्शनिक विश्लेषण है, शिक्षण व्यवस्था का एक एवं सन्यासी की विद्वानतापूर्ण गतिविधि प्रतीत होती है। मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के विद्वान के लिए आता विकल्प ये सही है। विनय पिटक में संघ और मठवासी के संदेश के शामिल होने और इसमें क्या है, नियम और विनय है। विनय में क्या है, नियम और कानून है बौद्ध धर्म का। ओके। और अभी सूत पिटक में क्या है, तो ये अभिधम्म पिटक बाद में बना था। सूत पिटक और विनय पिटक द्वितीय बौद्ध संगीति में ही बन गया था। ओके। और बौद्ध की मौखिक शिक्षा मौखिक थी। लगभग 25 ईस्वी पूर्व अध्यापन पाली भाषा में श्रीलंका में चौथी परिषद में लिखा गया था। ओके। और परिणत सूत पिटक में मुख्य शिक्षण या धर्म शामिल है। इसे 5 निकाय या संग्रह में विभाजित किया जाता है। ये लंबी शिक्षाएं, मध्यम शिक्षाएं हैं। और सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के रचनाकार उपाली। अभिधम्म पिटक के रचनाकार कौन है, तो अभिधम्म पिटक के रचनाकार हैं आपके, चलिए। कहता है ओलिव रेडले कछुआ के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप ओलिव रेडले कछुआ देखे ही होंगे। कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन भी आया है बिहार दरोगा में कि कछुआ भीतर कनिका वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है,
जहां आपका क्या होता है, ओरी ब्रेडे कछुआ का प्रजनन केंद्र है। तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग। ठीक, सवाल है आपका क्या है, ये कछुआ प्रशांत अटलांटिक और हिंद महासागर के गर्म जल में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल ये कछुआ क्या है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर के गर्म जल में पाए जाते हैं। ये आरई पाड़ा नामक अपने अनोखे सामूहिक घोंसलों के लिए जाने जाते हैं। सही है, ये भी सही है, ये लोग सामूहिक ही रहता है। और इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के रेड लिस्ट में लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया, ये गलत है। इसे लुप्त प्राय श्रेणी में नहीं रखा गया है साथियों। इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट के तहत सुभेद के रूप में सूचीबद्ध किया गया। किसके रूप में? सुभेद के रूप में, मतलब आसानी से इसको क्या किया जाता है, मार कर खा लिया जाता है। ठीक है ना? तो सुभेद के रूप में व्यक्त किया गया, रेड लिस्ट में नहीं रखा गया। और ऑपरेशन ओलिविया, ओलिविया रेडली कछुआ की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया, ये भी सही है। यानी कि आपका क्या है, 1, 2 और 4 आपका सही है साथियों। 1, 2 और 4 आपका क्या है साथियों, सही है। और ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 1980 में स्टार्ट हुआ था ऑपरेशन ओलिविया। ठीक, अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या सहायक संधि से संबंधित प्रश्न बिहार दरोगा में नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं। ठीक है, कहता है सहायक संधि व्यवस्था लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रारंभ की गई थी। बिल्कुल सही है। सहायक संधि की व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। और हैदराबाद का निजाम सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि में शामिल हुआ था, यानी कि ये तो दोनों सही है आपका। और ये प्रश्न आपको बहुत बार आ गया है, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा 1798 ईस्वी में, कब? 1798 ईस्वी में आपका स्टार्ट किया गया था सहायक संधि। और सहायक संधि के तहत अंग्रेज बाहरी खतरों और आंतरिक अवस्थाओं के खिलाफ भारतीय शासक की रक्षा करने के लिए सहमत हुए, लेकिन बदले में सहायक संधि स्वीकार करने वाले भारतीय शासक को सैनिकों की क्या उठानी पड़ती थी? खर्च उठानी पड़ती थी। ओके, और वर्ष 1998 में अंग्रेजों के साथ सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि की थी। उन्हें अपने दरबार से फ्रांसीसी अधिकारियों को बदलने तथा उनके स्थान पर अंग्रेजी अधिकारियों को रखने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने सेना के रखरखाव के लिए अंग्रेजी को बेल्लारी और कुरप्पा के क्षेत्र दिए थे। सहायक संधियों के महाराजाओं और नवाबों की रियासत या मूल राज्यों का निर्माण किया, जिनमें से कोचीन, जयपुर, तरबानाकोर, हैदराबाद और मैसूर अतः कथन क्या है, तो भी सही है। चलिए साथियों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थ आवर के संदर्भ में, अर्थ आवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थ आवर के संदर्भ में क्या करना है आपको? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है साथियों, इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ? नैरोबी में है। रोबी, ओके, नैरोबी में है। ठीक है ना? और केनिया में। और इसका आयोजन प्रतिवर्ष मार्च माह में किया जाता है। ओके, तो इस पर्यावरण ये जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो ये WWF के द्वारा किया जाता है, वर्ल्ड फंड फॉर नेचर के द्वारा किया जाता है। तो UNEP के द्वारा नहीं किया जाता है, WWF के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? WWF के द्वारा किया जाता है, वर्ल्ड फंड फॉर नेचर। और इसके सहयोगी द्वारा सिडनी में जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक प्रक्रिया लाइट हाउस के रूप में क्या कार्यक्रम के रूप में शुरू किया था। कथन एक सही नहीं है, बल्कि कथन की देखिए। और वर्ष 2007 में प्रथम अर्थ आवर का आयोजन सिडनी में हुआ था, ये सही है। और इसका आयोजन प्रतिवर्ष मार्च माह का अंतिम शनिवार को किया जाता है, ये भी सही है। आपका 2 और 3 क्या है आपका? सही है साथियों। अर्थ आवर का उद्देश्य प्रकृति की रक्षा, जलवायु संकट से निपटने और मनुष्य के उज्जवल भविष्य को आकार देने हेतु मिलकर काम करने के विषय में जागरूकता बढ़ाना और वैश्विक वार्ता को बढ़ावा देना है। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का संयोजन है। ओके, ठीक है साथियों। और ऋषभनाथ प्रथम तीर्थकर थे, तो ऋषभनाथ प्रथम तीर्थकर थे क्या? ओके, और जैन धर्म के 4 सिद्धांत थे, तो जैन निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऋषभदेव तो प्रथम तीर्थकर थे ही। और जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों से, ये भी सही है। यानी कि 2, 1 और 2 तो सही है, बस क्या है आपका 3 गलत है। जैन धर्म में 4 सिद्धांत नहीं, जैन धर्म में कितने सिद्धांत थे साथियों? तो 3 सिद्धांत, 5 सिद्धांत थे, जिसको हम लोग पंच महाव्रत कहते हैं। जिसमें था अहिंसा, जीव को चोट न पहुंचाना, सत्य, झूठ न बोलना, असत्य, चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति का संचय न करना और ब्रह्मचर्य। अतः कथन क्या है? 3 गलत है, क्योंकि ये 3 4 की जगह कितना है? 5। और ये जो 5वां है ब्रह्मचर्य, 5वां क्या है? ब्रह्मचर्य। ये कौन जोड़ा था? ये तो दृष्टि में भी नहीं है साथियों डिस्कशन में। तो ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को जोड़ा था महावीर स्वामी ने। किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था साथियों। हॉर्नबिल के संबंध में आप देखिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। इसी में पूछा गया है कि हॉर्नबिल जो है आपका
तथा हॉर्नबिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपोष्णकटिबंधीय वनों में हॉर्नबिल कनोपी वृक्षों के साथ यह एक सहजीवी संबंध में रहते हैं, सही है। भारत के भीतर दक्षिण पूर्वी भाग में हॉर्नबिल प्रजातियों की विविधता उच्चतम है। तो एक और दो दोनों आपका क्या है, सही है साथियों। इसका सही जवाब क्या होगा, एक और दो दोनों सही। आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों में हॉर्नबिल का कनोपी वृक्षों के साथ सहजीवी संबंध होता है। लंबी अवधि में यह सहजीवी संबंध संभवतः ऐसे पर्चडाइट का निर्माण करते जो हॉर्नबिल को आकर्षित करता था। कथन एक सही है। हॉर्नबिल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अफ्रीका और एशिया में पाए जाने वाले पक्षी हैं। भारत में हॉर्नबिल की 9 प्रजातियां पाई जाती है। भारत के भीतर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हॉर्नबिल प्रजातियों की विविधता है तथा कथन दो सही नहीं है। कथन दो क्या है, सही नहीं है, ठीक ना। अच्छा यहाँ क्या है, दक्षिण पूर्वी नहीं, सॉरी उत्तर पूर्वी। कहाँ, नागालैंड कहाँ है साथियों, नागालैंड। नागालैंड जो है उत्तर पूर्व में है ना, तो नागालैंड में पाया जाता है हॉर्नबिल। ओके, वो पूर्व जवाब में सी दिया हो तो कथन केवल क्या है, कथन केवल एक सही है। ये जो गलत है, ये कथन केवल एक सही है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, ठीक ना। और आपको पता हुआ पूर्वोत्तर के कुछ जातीय समुदायों के विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश के निसी समुदाय का सांस्कृतिक प्रतीक है। नागालैंड में मनाए जाने वाले हॉर्नबिल उत्सव का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया। यह नागाओं के लिए सबसे सम्मानित और प्रशंसनीय पक्षी है। कौन सा पक्षी, हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया नागाबिल। और कहाँ मनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव, नागालैंड में मनाया जाता है। तो क्या आप इतना हॉर्नबिल के बारे में जानते थे, नहीं, आप अभी जान गए, ठीक। अगला देखिए, वर्ष 1856 के एक मुश्त बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहली ब्रिटिश लगान बंदोबस्त प्रणाली थी। ओके, और इसका एक उद्देश्य तलुकदारों का व्यवस्थापन था। इसका एक उद्देश्य क्या था, तलुकदारों का विस्थापन था। इसका सही जवाब क्या है आपका, सी है। इसमें से कौन सही है, तो दोनों सही है साथियों। 1856 में पहली लगान बंदोबस्त प्रणाली एक मुश्त बंदोबस्त का मान इस मान्यता पर आधारित था कि तलुकदार बिचौलिए थे जिनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं था, उन्हें उन्होंने बल और धोखाधड़ी के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित किया और एक मुश्त बंदोबस्त के तलुकदारों को अपनी जमीन से बेदखल करने लगा। और दूसरा है आपका कि दूसरा क्या है, तलुकदारों के विस्थापन का मतलब था कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था का क्या हो जाना, भंग हो जाना। ओके, अगला सवाल देखिए साथियों, 12 नंबर। बोमा कैप्चरिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो बोमा कैप्चरिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है साथियों आपका स्तनधारियों को पकड़ने के लिए। इसमें स्तनधारियों को पकड़ने के लिए बोमा कैप्चरिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। बोमा कैप्चरिंग तकनीक अफ्रीका में काफी लोकप्रिय है। इसमें फलन जैसी बाढ़ के माध्यम से जानवरों का पीछा करके उन्हें क्या कहता है, बारे में लाया जाता है। यह फलन पशु चयन चयन लेडिंग संरचना है और आमतौर पर इसका उपयोग जंगली स्तनधारियों को पकड़ने के लिए किया जाता था। विकल्प क्या है, बी सही है। तथा बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म का क्वेश्चन आता ही है, तो आइए, हीनयान संप्रदाय बुद्ध की मूल शिक्षा या बड़ों के सिद्धांतों में विश्वास करता है। ओके, और कहता है पहली बौद्ध संगति राजगीर में सतपानी गुफा में आयोजित की गई थी और इस समय जो है शासक कौन थे, आजाद शत्रु थे, आजाद शत्रु। ओके, और महाप्रजापति गौतमी भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। अतः ये आपका ये तीनों क्या है, सही है। वो छोटा, ठीक है, ये तीनों क्या है, छोटा सही है। छोटा वाहन जिसे परिपक्व वाहन या दोषपूर्ण वाहन के रूप में भी जाना जाता है, यह बुद्ध की मूल शिक्षा का बड़े सिद्धांतों में विश्वास करता था। कथन एक सही है। यह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था। हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है, जबकि महायान क्या करता है साथियों, मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। और प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी, 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो आपको सतपर्णी गुफा में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो महाकश्यप ने की थी। किसने की थी, महाकश्यप ने की थी साथियों। और इसमें क्या था, तो बुद्ध के सूत्र और शिष्यों के लिए नियमों के संक्षिप्त करने के उद्देश्य से आयोजित किए गए थे। इस परिषद के दौरान बुद्ध शिक्षाओं के 3 पीठों को विभाजित किया। प्रारंभ में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार पहली महिला जो थी वो क्या थी, तो बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी थी, ठीक है। सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए सुपर कंप्यूटर के बारे में देखिए। पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर की प्रसंस्करण की गति की एक माप है। परम शिवाय आईआईटी में स्थापित पहला सुपर कंप्यूटर है। वैश्विक स्तर पर अमेरिका में सुपर कंप्यूटरों की संख्या सर्वाधिक है। और आपका क्या है अगला,
अगला है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन संयुक्त रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी तथा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। आपका इसमें सही जवाब क्या है साथियों? सही जवाब है 1, 2 और 4। और सिर्फ गलत क्या है? तो वैश्विक स्तर पर अमेरिका में सुपर कंप्यूटर की संख्या सर्वाधिक है। ये आपका क्या है? गलत है। तो विश्व स्तर पर चीन के पास सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर है। किसके पास है? चीन के पास सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर है, बाकी सब सही है। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 800 था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था? तो परम 800 था साथियों। ओके। और परम के सिवाय स्वदेशी रूप से असेंबल किया गया पहला सुपर कंप्यूटर आईआईटी बीएचयू में स्थापित किया गया था। इसके बाद आईआईटी खड़गपुर इस सुपर कंप्यूटर मिशन वर्ष 2015 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन सुपर कंप्यूटर ग्रिड के माध्यम से देश में अनुसंधान क्षमता का विकास करना था। ओके। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। 17वीं शताब्दी में मद्रास, कोलकाता और बंबई महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर बन गए थे। बिल्कुल क्या है आपका? ये सही है। ओके। 17वीं शताब्दी का मतलब क्या है आपका? 17वीं शताब्दी का मतलब है 1600 से लेकर 1700 तक के काल को क्या कहते हैं? 17वीं शताब्दी। तो 17वीं शताब्दी में नहीं बना था ये, उसके बाद बना था, तो ये गलत है। शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध के दौरान हुई थी। सही है। और गोरखा युद्ध कब हुआ था? तो 1916 के आसपास हुआ था। और वर्ष 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक तौर पर अपनी परिषद को शिमला में स्थानांतरित कर दिया था। तो आपका क्या है साथियों? 1815-16 के दौरान हुए थे। अंग्रेज मराठा युद्ध 1818 के कारण अंग्रेजों की दिलचस्पी माउंट आबू में बनी, जबकि दार्जिलिंग को वर्ष 1835 में सिक्किम के राजाओं से छीना गया था। ओके। तो ये कथन 2 और 3 क्या है? सही है साथियों। 18वीं सदी तक मद्रास, कोलकाता और चेन्नई, 18वीं सदी तक ये दोनों ये सब क्या हुआ था? बंदरगाह के रूप में विकसित हो गया था। भारत के पहाड़ों की मृदु और ठंडी जलवायु के फायदे की चीज माना जाता था, खासतौर पर इसीलिए कि अंग्रेज गर्म मौसम की बीमारियों से पैदा करने मानते थे। उन्हें गर्मी से एलर्जी था, जिस कारण हैजा और मलेरिया की सबसे ज्यादा आशंका रहती थी। इसलिए उन्होंने क्या किया? हिल स्टेशन जलवायु ठंडी, और इसलिए उन्होंने क्या किया? 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने, कब? 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने क्या किया? आपको शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया। ओके। अगला देखिए साथियों, कहता है H2O हो पहल के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार किया। इस पहल के तहत स्कूली छात्रों द्वारा प्रस्तुत भारतीय नदियों के संरक्षण पर केंद्रित कहानियों पर आधारित एनिमेटेड फिल्मों का विमोचन किया जाएगा। ओके। उसके बाद कहता है इस पहल को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा स्वच्छ गंगा मिशन के तहत संयुक्त रूप से शुरू किया जाएगा। इसका सही जवाब क्या है साथियों? इसका सही जवाब है 1 और 2, दोनों इसका क्या है? सही जवाब है साथियों। ओके। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। ठीक है ना। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का भागीदार है। अपना H2O भारत के बच्चों के लिए वाइटर वाइज प्रोग्राम के तहत 3 दिवसीय कार्यक्रम है साथियों। आइए अगला सवाल देखते हैं। स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। इसकी उत्पत्ति एक साधारण अर्धगोलाकार टीले के रूप में हुई है, जिसे बाद में अंडा कहा गया। बिल्कुल सही है साथियों। उसके बाद स्तूपों की रेलिंग और स्तंभों को मिले शिलालेखों में निर्माण हेतु किए गए दान को अंकित किया गया है। ये भी क्या है? सही है। और स्तूप अब बिहार में क्या है? ऐसा ऐसा स्तूप होता है। ठीक है। और इसमें जो यहाँ पर तोरण द्वार होते हैं ऐसे, ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं। और स्तूप में बौद्ध महोदय का क्या रखा गया? अवशेष को रखा गया है। ठीक। और हर्मिका से एक मस्तूल निकला था, जिसे अष्टी कहते, जिस पर अक्सर एक छतरी लगा होता था, जिसे टीले के चारों ओर वेदिका होती थी। और इसके चारों ओर क्या होता था? इसे वेदिका होता था घूमने के लिए। ऐसे घूमने के लिए क्या होता था? वेदिका होता था। ओके। स्तूप के चारों ओर। कहता है कवच क्या है? तो कवच स्वचालित एक ऐसा प्रणाली है जिससे क्या होगा? 2 ट्रेन टकराने से आपस में रुक जाएगी। ये तो आपका क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़े ही होंगे। ओके। और इसका हाल ही में क्या किया गया है? परीक्षण भी किया गया है। और ये बनाया किसके द्वारा गया है? तो TCAS के द्वारा बनाया गया है। कवच सुरक्षा एवं चेतावनी प्रणाली स्वदेशी एंटी कोलिजन डिवाइस जैसा परीक्षण किए गए प्रमुख घटक हैं। ओके। अगला है साथियों आपका, बंबई में वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंबई में वास्तुकला के कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए साथियों। नव गौथिक
शैली की विशेषता केवल ऊंची छतों, नोकीले मेहराब और व्यापक अलंकार हैं। तो क्या है? ये सही है आपका, नवगोथिक कला का ही है और नवगोथिक कला की शैली भी यही थी साथियों। अगला क्या है? विक्टोरिया टर्मिनस नवगोथिक शैली का उदाहरण है। तो विक्टोरिया नवगोथिक शैली को इंग्लैंड की 19वीं सदी के मध्य में दोबारा अपनाया गया। यह वही समय था जब बंबई में सरकार बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही थी, इसके लिए यह शैली चुना गया। अतः क्या है? ये भी सही है कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भी है, ठीक है। और कहता है हाइब्रिड इंडो सैनिक वास्तुकला शैली हुआ है जिसमें 19वीं शताब्दी में विकसित भारतीय और यूरोपीय वास्तुकला के तत्वों को शामिल किया गया है। ये भी आपका क्या है साथियों? ये भी आपका सही है, सही नहीं है। इसमें क्या है? 20वीं सदी की शुरुआत में एक नई मिश्रित स्थापत्य शैली विकसित हुई जिसमें भारतीय और यूरोपीय दोनों तरह की शैलियों के तत्व थे। इस शैली को इंडो सरसेनिक शैली के नाम से दिया गया। इंडो शब्द हिंदू का संक्षिप्त रूप है, जबकि सरसेन शब्द यूरोप के लोग मुसलमानों को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ से कि मध्यकाल इमारतें, गुंबदों और छतरियां, जालियों और मेहराब की शैली काफी प्रभावित हुई, ठीक है ना। ये आपका क्या है? 3 गलत है, तो 1 और 2 आपका क्या है साथियों? सही है। 1 और 2 क्या है? सही है। कहता ओल चिकी निम्नलिखित भाषाओं में से किसकी लिपि है? तो ओल चिकी किसकी लिपि है? तो ओल चिकी संस्थाली की लिपि है। ओल चिकी वर्ष 2003 में 92 संविधान संशोधन द्वारा संस्थाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। संस्थाली भाषा को ओल चिकी लिपि में लिखा जाता है। किस भाषा में लिखा जाता है? ओल चिकी भाषा लिपि में लिखा जाता है। अनुच्छेद 120 में है संसद के प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में, और अनुच्छेद 343 में क्या है? राज्य भाषा है। 343 में क्या है? राजभाषा है, जो कि हमारी क्या है? हिंदी है। 345 में राज्य की राजभाषाएं हैं और 346 में क्या है? तो इस तरह से 349 में क्या है? भारत भाषा के संबंधित कुछ कानूनों का अधिनियम करने के लिए विशेष प्रक्रिया, और 350 में है शिकायतों के निवारण के लिए अध्ययन प्रदर्शित करने का नियम। ओके, अब देखिए अगला सवाल है साथियों 21 नंबर। प्राचीन भारत में विवाह नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, गोत्र प्रणाली विवाह में सगोत्र विवाह को सुनिश्चित करने के लिए की गई। गोत्र विवाह को नहीं सुनिश्चित करने के लिए की गई थी, क्योंकि अभी भी स्वगोत्र विवाह नहीं होता है साथियों। और धर्म शास्त्रों में वर्णित नियम समाज के सभी वर्गों पर बाध्यकारी थे। ये भी क्या है? सभी वर्गों पर बाध्यकारी नहीं थे। तो एक और ना, तो एक और ना ही दो, इसमें से कोई भी सही नहीं है। तथा इंडिया प्लास्टिक पैक्ट आईपीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट के बारे में आइए विचार करते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा आईपीपी को वर्ल्ड वाइड फ्रंट फॉर नेचर WWF द्वारा लॉन्च किया गया। ये सही है। और भारत प्लास्टिक समझौता करने वाला एशिया का पहला देश बन गया। ये गलत है। तो आपका क्या है? केवल 1 सही है। तो अगर भारत पहला देश नहीं है तो पहला देश क्या है साथियों? पहला देश कौन सा है? तो इंडिया प्लास्टिक पैक्ट विजन और कोई महत्वाकांक्षा न्यू सिद्धांत की समझौते का उद्देश्य वर्तमान और क्या है? इस ये भारत जो है, भारत प्लास्टिक समझौते को विकसित करने वाला पहला एशियाई देश बन गया जिसे राष्ट्रीय स्तर पर गणनीय विषय कथन 2 भी सही है। इसमें जो है साथियों ये दोनों होगा, दोनों सही है, ठीक है ना। भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत के इतिहास की निम्नलिखित बारदोली किसान सत्याग्रह। तो बारदोली किसान सत्याग्रह कब हुआ साथियों आपका? ये 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में। और इसी में बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा। तो कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा कब हुआ था साथियों आपका? ये हुआ था 1939 में। कब हुआ था? 1939 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी कब हुआ था? 1931 में ही हुआ था, लेकिन इसके बाद हुआ था। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? कहता है आरोही क्रम में सजाइए। तो आरोही क्रम में सबसे पहले 1 आएगा, 1 के बाद आपका 3 आएगा, 3 के बाद 4, 1 3 4 2, 1 3 4 2। बिल्कुल सही है साथियों। और आप लोग को थोड़ा बहुत अगर ज्ञान मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, कहता है हाल ही में महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण मेडागास्कर की राजधानी मेडागास्कर की राजधानी क्या है? एंटानानारिवो में किया गया। गांधी जी वर्ष 1893 में दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी के कानूनी सलाहकार के रूप में सेवा हेतु डरबन नडाल पहुंचे थे। सही है। और टोल्स्टॉय फॉर्म को सत्याग्रह का जन्म स्थल माना जाता है, लेकिन फिनिक्स फॉर्म में सत्याग्रह को संघर्ष के हथियार के रूप में डाला गया था।
कहता है इसमें से कौन सा कथन सही है साथियों? तो इसमें से एक और दो दोनों कथन क्या है? सही है। बी नंबर आपका सही जवाब है। आइए, आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में ग्रीन ट्रायंगल के संयुक्त मेडागास्कर की राजधानी एंटानागुआ में उद्घाटन किया गया था। कथन और फिनिक्स फार्म को सत्याग्रह का जन्म स्थल माना जाता है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के दूसरे शिविर टॉल्स्टॉय फार्म में सत्याग्रह संघर्ष को हथियार के रूप में ढाला गया था, क्योंकि गांधी जी ने पहले किसे बनाया था? फिनिक्स फार्म को, और बाद में किसे बनाया था? टॉल्स्टॉय फार्म को। ओके, अगला देखिए, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य एशिया से आए शकों को मल्लेच कहा जाता है। तो मध्य एशिया से आए शकों को मल्लेच तो कहा ही जाता है साथियों। और क्या है, संस्कृत ग्रंथों में शिलालेखों में व्यापारियों को नामित करने के लिए वर्णिक शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि एक और दो आपका दोनों क्या है? सही है। ओके, और शकों का अंत करने वाले कौन थे? तो स्कंद गुप्त थे। तथा निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेत्रा नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस योजना के बारे में सही है? तो इसमें से जो कथन है जो सही है वो है आपका, यह अंतरिक्ष में एक पूर्व चेतावनी प्रणाली है। नेत्रा अंतरिक्ष में क्या है? पूर्व चेतावनी प्रणाली है, जिससे अंतरिक्ष में और कोई भी आपदा आने से पहले आपको सूचना मिलेगा। कहता है निम्नलिखित का विचार कीजिए। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। अच्छा, कौन सा सही सुमेलित है? तो ये तो 1916 में हुआ था, गलत सुमेलित है। मुस्लिम लीग 1906 में बना था, ये सही सुमेलित है। और हिंदू महासभा जो है ये हुआ था किसमें? 1915 में। तो 2 और 3 आपका क्या है? सही सुमेलित है साथियों। और लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार की उपस्थिति में हुआ था साथियों। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा मेडागास्कर द्वीप के सबसे निकट स्थित है? मेडागास्कर द्वीप के सबसे निकट कौन सा स्थित है साथियों? देखिए, रीयूनियन द्वीप समूह। रीयूनियन द्वीप समूह क्या है? मेडागास्कर से थोड़ा दूरी पर है। ओके, और इसके लिए आपको मैप देखना पड़ेगा, क्योंकि रीयूनियन द्वीप समूह मेडागास्कर से 980 किलोमीटर कहाँ है? पूरब में है। मेडागास्कर अगर मान लीजिए ऐसे है अफ्रीका के पास, तो रीयूनियन बहुत इधर है। उसके बाद क्या है आपका? डियागो गार्सिया मेडागास्कर के बीच की दूरी, डिया गार्सिया तो मेडागास्कर से और बहुत दूर है। तो सबसे नजदीक क्या है? कोमोरोस है। क्या है? कोमोरोस है सबसे नजदीक। ओके, मेडागास्कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा क्या है? द्वीप है। इसी द्वीप के आंतरिक भाग में फ्रेंच में और मालागासी है। मेडागास्कर पश्चिमी सीमा को छोड़कर सभी तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इसकी पश्चिमी सीमा मोजाम्बिक चैनल के साथ मिलती है। मतलब अफ्रीका ऐसे है, और यहाँ पर क्या है? मोजाम्बिक चैनल है। ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं साथियों। बुद्ध जैन और जैन ग्रंथों में निम्नलिखित में से किस महाजनपद का उल्लेख किया गया है? तो बौद्ध और जैन ग्रंथों में तो सभी महाजनपदों का उल्लेख किया गया, क्योंकि बौद्ध के भगवती सूत्र, जैन के भगवती सूत्र और बौद्ध के अगुंतर निकाय से क्या होती है? हमें ग्रंथों की जानकारी मिलती है। इसमें आपका कुल 16 जनपदों का क्या किया गया? वर्णन किया गया है। अतः क्या होगा हमारा? सभी 6 हो जाएगा। और कुरु की राजधानी क्या थी साथियों? तो इस तरह से आप लोग इस सब का राजधानी फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए। मल्ल की राजधानी क्या थी? को काशी की राजधानी क्या थी? अवंती की राजधानी क्या थी? चेदी की राजधानी क्या थी? सूरसेन की राजधानी क्या थी? ओके, काशी कौशल काशी कौशलांग जन्मगध ये सभी क्या है? आइए अगला देखते हैं। और दक्षिण भारत की एकमात्र जो महाजनपद था वो कौन था? तो वो अस्मक था, जिसकी राजधानी क्या थी? पोतन थी। अस्मक और पोतन। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिल महाकाव्य शिला अधिकारम सतनार द्वारा रचित था, और पुराणों में केवल सृष्टि की रचना और सृष्टि सृष्टि के की प्रक्रिया को सम्मिलित देवताओं के बारे में ही वर्णन किया गया है। तो आपका इसमें क्या है? ना तो एक ना ही दो सही है। हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली के अंतर्गत कोई मिसाइल या आयुध कम से कम 5 मैक की गति से करता है। तो 5 मैक की गति से जो चलेगा वही क्या होगा आपको? हाइपरसोनिक मिसाइल। नहीं, हाइपरसोनिक जो है वो 5 की जगह पर कितना होता है?
कोई मिसाइल या कम से कम 5 मैक अर्थात ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक गति से विमान भरता था। कथन एक क्या है? सही है। गैर गतिशील होते हैं, गैर गतिशील नहीं गतिशील होते हैं, यानी कि ये गलत है। ओके, और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ठोस ईंधन चालित उच्च गति वाले इंजन द्वारा संचालित होता है, जो इसके लक्ष्य तक पहुंचने में के बाद गति प्रदान करता है। तो इसमें से आपका सही क्या है? ना तो एक और ना ही दो, दोनों में से कोई सही नहीं है। आइए आगे चलते साथियों। अगला सवाल है, संगम काल में के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगम काल के निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है साथियों। तो कहता है कि तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण का सबसे पुराना संग्रह है। सही है। और इस काल में महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने की अनुमति थी। सही है। यहाँ एक और दो दोनों क्या है? सही है। और ये दोनों किस काल में बना था? तो पांड्य शासन, पांड्य के। अशोक के अभिलेख में निम्नलिखित में से किस भाषा लिपि का प्रयोग किया गया है? अशोक के अभिलेख में तो लगभग सभी भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो कहता है किस भाषा उत्कीर्ण उत्कीर्ण किए गए हैं? नीचे दिए गए कूट के रूप में सही उत्तर चुनिए। तो केवल 4। अशोक की जो लिपि है वो क्या है? ब्राह्मी लिपि है। ओके। बामियान युद्ध बुद्ध के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको पता है कि बामियान में बुद्ध की सबसे बड़ी खड़ी प्रतिमा थी, जिसे किसने जिसे वहां के माओवादी आतंकवादियों ने अफगानिस्तान के बम से उड़ा दिया। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है आपका? कि बामियान मेष आयनक नाम का पुरातात्विक स्थल लैपिस लाजुली से संबंधित है। बामियान में संबंधित बौद्ध की सभी प्रतिमाओं को की मुद्रा समान है। यह मूर्ति गुप्त सेसेनियन और हेलोस्नोइक कलात्मक शैली का संगम का प्रमुख उदाहरण थी। यानी कि क्या है आपका? केवल आपका क्या है? यही सही है। तीन तीन नंबर सही है, बाकी दोनों क्या है? गलत है। क्योंकि यह जो है अफगानिस्तान सबसे बड़ा तांबे का भंडार रहता है। कथन एक सही नहीं है। ओके, तांबे का भंडार है। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षमा चाहते साथियों। अगला है लोथोग्राफ और मुद्रित खंड पांडुलिपियों का उदाहरण है। आहत सिक्के आमतौर पर गोलाकार होते हैं। आहट सिक्के आमतौर पर गोलाकार होते हैं। ये दोनों क्या है आपका? ना तो एक है ना ही दो। कोई सही नहीं है। क्यों सही नहीं है साथियों? क्योंकि पुरानी हस्तलिपि का जिसका महत्वपूर्ण वैज्ञानिक इतिहास का सौंदर्य मूल्य है, और लिथोग्राफ और मौद्रिक पुस्तकें पांडुलिपि में नहीं होते हैं। ठीक है, पांडुलिपि में नहीं होते हैं साथियों। और ये गोलाकार नहीं, क्या होता है? चकोर होता है। ओके। कहता है सूफियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूफियों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा बनाए गए विस्तृत अनुसंधानों और आचार संहिताओं को स्वीकार नहीं किया है। ओके, इसमें सही क्या है? तो आपका सही है मात्र 2 और 4 है सही। इन्होंने जिक्र का उपयोग कर प्रशिक्षण के विस्तृत तरीके व्यवस्थित किए हैं। और सूफी संत ने अपनी सभाओं का आयोजन अपने खानगाहों में या धर्मशालाओं में किया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1921 का मालाबार विद्रोह ब्रिटिश सरकार और स्थानीय हिंदू जमींदारों के खिलाफ होने वाला मुस्लिम किसान का विद्रोह था। सही है। और माला ये बिल्कुल क्या है? ये सही है साथियों आपका। ओके। और मालाबार विद्रोह के धार्मिक विद्रोह के रूप में भी वर्णित किया जाता है। ये गलत है। ये किसान विद्रोह था। मोपला मुख्य रूप से दक्षिण केरल में रहते हैं। नहीं, मोपला मुख्य रूप से किस में रहते हैं? उत्तरी केरल में रहते हैं। यहाँ भी ये गलत है। आपका केवल क्या है? एक सही है। कोवल कोवल क्या है? सही है, एक सही है। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल दरबार के इतिहास को तुर्की भाषा में लिखा गया है। बिल्कुल, मुगल दरबार के एक इतिहास जो तुजुके बाबरी को तुर्की भाषा में लिखा गया। मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपि में लिखी गई है। गलत है। मुगल भारत के सभी लिपि जो है फारसी लिपि में लिखी गई। किस लिपि में लिखी गई है? फारसी। अकबरनामा जैसे मुगल इतिहास फारसी में लिखे गए हैं, जबकि अन्य जैसे बाबरनामा को तुर्की भाषा में लिखा गया था। ये और मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपि के रूप में थी, अर्थात वे हाथों से लिखी गई थी। पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र शाही किताब खाना था। अतः कथन 2 भी सही है। कथन हाँ भाई, गलत आंसर देगा हो। आंसर दिया है एक और डिस्कशन में बोल रहा है क्या? दोनों सही है। क्षमा चाहते हैं साथियों। अकबरनामा जैसे मुगल इतिहास फारसी में लिखे गए थे। और मुगल पांडुलिपि का मतलब क्या होता है? हाथ से लिखा जाना, तो लिखा गया था। ठीक ना। उत्तरी काले चमकदार पात्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी काले चमकदार पात्र के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो क्या इसमें एनबीपी कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाला तथा चमकदार सतह काली सतह वाले पात्र हैं। और एनबीपी भी सांस्कृतिक उत्पादित। तो 2, 1 और 3 क्या है? दोनों सही है।
थेय्यम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला का रूप है। थेय्यम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला का रूप है। तो थेय्यम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला का रूप है आपका उत्तरी केरल का। ओके? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं के लिए 3 अलग-अलग बाजार स्थापित किए थे, सही है। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के वेतन को इक्ता के बजाय नकद में दिया था, सही है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विभाग के लिए दीवान-ए-कोही के नामक विभाग की स्थापना की थी, ये भी सही है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के के स्थान पर चांदी का सिक्का चलाया था, ये गलत है। तो 4 आपका गलत है, 1, 2, 3 क्या है आपका? सही है साथियों। ओके साथियों, कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि निम्न में से कौन सुमेलित सही सुमेलित है? तो इसमें देख लेते हैं हम लोग कौन सा सही सही सुमेलित। किताबुल हिंद। किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? तो किताबुल हिंद की रचना अल बरूनी ने की थी, तो ये क्या है? गलत है। और रिहाला की रचना किसने की थी? रिहाला की रचना की था इब्ने बतूता ने। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। और बादशाह नामा की रचना किसने की थी? अब्दुल हामिद लाहौरी ने की थी। अरबी में लिखी गई अल बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? किताबुल हिंद है। ओके। और इब्ने बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत क्या है? रेहिला है। तो ये दोनों कहता है सही सुमेलित है। और अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? तो अकबरनामा के रचनाकार अबुल फजल थे। और अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाह नामा की रचना की है। यानी कि क्या है आपका? 3 और 4 सही सुमेलित है। तो यहाँ पर कहाँ है 3 और 4 दोनों सही सुमेलित है? नहीं है ऑप्शन में। तो इसको हमको ये दोनों मारना है, ठीक है? तो आप मारिए, केवल 3 सुमेलित है। कहता है पाल दादवाब नरसंहार 1922 में से किस राज्य में हुआ था? तो पाल दादवाब नरसंहार जो है ये आपका गुजरात राज्य में हुआ था। और कब हुआ था? तो 7 मई 1922 को गुजरात के साबरकांठा जिले में पाल चितवाड़ और दादवाब गांव में हुआ था, ठीक है ना? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मनसबदार का पद और उसका वेतन उसके जोत से स्वतंत्र होते थे। 5 भागों में लिए गए अबुल फजल के अकबरनामा का प्रत्येक भाग एक विशिष्ट पहलू। तो 5 भाग में नहीं था। ये साथियों कितने भाग में था? मात्र 3 भाग में था। कितने भाग में था? 3 भाग में। और मानसबदार ये सबसे स्वतंत्र नहीं था, तो ना ही 1 और ना ही 2। मानसबदार रखने वाले व्यक्ति को मानसबदार कहा जाता था। मानसब जिसका अर्थ है पद या रैंक। यह जो है ग्रेडिंग प्रणाली थी। रैंक, वेतन और सभी इसमें क्या थे? शामिल थे। और मानसबदार में कितने थे? तो 3 थे। ओके। अबुल फजल ने अकबरनामा के शासनकाल का इतिहास 3 भागों में लिखा है, जिसका शीर्षक अकबरनामा तथा कथन 2 भी क्या है? सही नहीं है साथियों। ठीक। अब आ जाइए 45। हम्पी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है? हम्पी कृष्णा और तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है, सही है साथियों। और महानवमी त्योहार हम्पी में मनाया जाने वाला विश्व सबसे महत्वपूर्ण लोकप्रिय त्योहार है। तो ये क्या है? ये भी सही है, लेकिन विजय विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में किया गया था, ये गलत है। विजय विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में राजा देवराय द्वितीय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? देवराय प्रथम नहीं, देवराय सेकंड के द्वारा किया गया था। अतः कौन सा गलत है? तो केवल कथन 3 गलत है साथियों। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में कौन सा सही है? यह एक प्रकार का वायरलेस ट्रैकिंग प्रणाली है जिसमें ट्रैक और रीडर शामिल होते हैं। ओके। तो ये सही है आपका। और उसके बाद क्या है आपका? निष्क्रिय टैग की तुलना में सक्रिय टैग की रीड रेंज लगभग 300 फीट अधिक होती है। अतः क्या है आपका? 1 और 3 दोनों सही है। ओके। मुगल दरबार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए मुगल दरबार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करते हैं? विचार करते हैं। क्या है? करने से औपचारिक औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी अपने हाथ की हथेली को छाती के विपरीत रखकर सिर झुकाते थे। और तस्लीम का तात्पर्य है समर्पण। इसमें आपका क्या सुमेलित है? तो सिर्फ और सिर्फ आपका बी सुमेलित है, तस्मील का। और हथेली को ललाट पर रख के आगे सिर झुकाते थे, ऐसे माथा पे रख के आगे झुकाता था, ऐसे करके ऐसे ऐसे करता था। आप लोग देखे होंगे। हुजूर आला की जय हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंट एक मुदित बसूती वस्त्र है, सही है। और कहता है बांडना गर्दन और सिर के लिए काशी किसी भी चमकीले रंग वाले मुद्रित स्पर का संबंधित है। और वर्ष 1854 में भारत में पहली कपास मिल बंबई में स्थापित किया जाता है। 1 और 2 3 2 3 तीनों सही है। नया खोजा गया जीवाश्म सीसी फिलोमोपोडी वाइडेनी संबंधी है। सिसोपलमी बायोडेनी संबंधित है साथियों किससे?
ये संबंधित है आपका मोलास्का से। किससे संबंधित है? मोलास्का से। निम्नलिखित कथनों पर विचार के संविधान सभा के अधिकांश सदस्य कांग्रेस पार्टी से थे। सही है। और संविधान सभा के अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ये भी सही है। ओके। और 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 5 विषयों को संवर्धित सूची से हटाकर राज्य सूची में गलत है। 5 विषयों को नहीं, कितने विषयों को हटाया गया था साथियों? आप लोग जानते ही होंगे 42वां संविधान संशोधन द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरित किया गया था। 5 विषयों को संवर्धित सूची से हटाकर राज्य सूची में नहीं, बल्कि राज्य सूची से संवर्धित सूची में शामिल किया गया था। 3 गलत है और 1 और 2 क्या है आपका? दोनों सही है। मुगलों की महान उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए साथियों। मुगलों की महान राज्याभिषेक के समय अथवा किसी शत्रु के विजय के बाद मुगल बादशाह इन्हें ग्रहण करते थे। योग्य व्यक्ति को पदवी देना मुगल राजतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष था। ये भी क्या है आपका? गलत है। इसमें सही और 1 2 और 3 तीनों क्या है? सही। 1 2 3 तीनों सही है। कूट में है। ओके। आइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रे ग्रे वाटर को अपशिष्ट जल के रूप में प्रवाहित किया जाता है जो कारखानों की प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। ओके। ये क्या है? गलत है। ग्रे वाटर क्या है साथियों? तो ग्रे वाटर को घरेलू प्रक्रिया जैसे बर्तन धोने, कपड़ा धोने और नहाने से उत्पन्न होता है। अतः ये क्या है? गलत है। घरेलू कपड़े से उत्पन्न होता है। और सुजलम 2.0 अभियान पंचायत और घर और स्वास्थ्य सुविधाओं में पंचायत स्तर के ग्रे वाटर प्रबंधन परिस्थितियों का निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। ये सही है आपका। और क्या सतत विकास का लक्ष्य 7 का उद्देश्य सुरक्षित और स्वस्थ पेयजल तथा स्वच्छता के लिए सार्वभौमिक पहुंच को प्रदान करना। ये भी गलत है। तो यानी कि केवल 2 क्या है आपका? सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1950 में योजना आयोग अधिनियम के तहत स्थापित योजना आयोग एक वैधानिक निकाय था। ठीक। और क्या है? दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग के विकास पर केंद्रित थी। ये सही है। और ये 1950 नहीं, ये कब होगा? 51 होगा साथियों। ओके। जिस सॉरी 1950 ही होगा, लेकिन क्या है? वर्ष 1950 में योजना आयोग अधिनियम के तहत स्थापित योजना आयोग एक वैधानिक निकाय था। नहीं, बल्कि क्या था? एक भारत सरकार द्वारा एक योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा किया गया था। तो उस समय ये वैधानिक निकाय नहीं था साथियों। चिश्ती परंपरा के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूफी संत की दरगाह पर की गई जियारत सारे इस्लामी विश्व विश्व के में प्रचलित था। ओके। सही है। और क्या कहता है? चिश्ती धन और सम्मान के रूप में दान स्वीकार करते थे। ये दोनों क्या है आपके? सही है। स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रकुल सीआईएस के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रकुल सीआईएस के विभिन्न कथनों पर क्या करना साथियों? विचार करना है। इसे व्यापार और सैन्य नीति में निरंतर सहयोग सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था। सही है। और कजाकिस्तान सीआईएस का सदस्य नहीं है। ये गलत है। कथन केवल क्या है? एक सही है। राजा राम मोहन राय के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पश्चिमी आधुनिक विचारों के बहुत प्रभावित थे। ये तो सही है। ये पश्चिमी आधुनिक विचारों से क्या थे? बहुत प्रभावित थे राजा राम मोहन राय। ओके। और इन्होंने क्या किया था? इनकी पहली प्रकाशित कृति जीवन चरित्र थी। गलत। इनकी पहली प्रकाशित कृति जो थी वो क्या थी? 1803 में इनकी पहली प्रकाशित थी तुबाकत उस मुबाहिदीन थी। क्या थे? तुहफत उल मुबाहिदीन थी। तो ये आपका गलत है। बाकी इन्होंने महिलाओं की मुक्ति दिशा में कार्य किया। सही है। और बल समाज आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था जो कब 1828 में स्टार्ट हुआ था। 1 3 और 4 क्या है आपके? सही है। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। घोड़ा के व्यापारियों को या स्थानीय समुदायों को कुदिरियाई चिट्टी के नाम से जाना जाता था। ओके। जाना जाता था। सही है। और साम्राज्य मुख्य रूप से मसालों, कीमती पत्थरों और वस्त्रों के बाजार के लिए जाना जाता था। ये भी सही है। था कथन क्या है? 1 और 2 दोनों सही है और 3 गलत है। सुलभ वंश नहीं, तुलुप वंश। क्या होगा यहाँ पर? तुलुप वंश इस साम्राज्य का पहला वाक्य वंश था। सॉरी सॉरी सॉरी, सुलभ नहीं, संगम। इस साम्राज्य का पहला वंश पूछ रहा है तो संगम वंश है। घोड़ा वाला पूछता तब होता तुलुप वंश, क्योंकि कृष्णदेव राय जो है घोड़ा से बहुत लगान था उनको। ओके। आइए आगे देखते हैं साथियों। आगे क्या है? 58 नंबर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके सदस्य 2 या 2 से अधिक कार्यकाल हेतु नियुक्त
के पात्र नहीं होते, नहीं, 2 या 2 से अधिक कार्यकाल के लिए नियुक्ति के पात्र होते हैं। अच्छा, कौन-सा सही है? तो 2 और 3 दोनों सही है साथियों, यहाँ कूट में जवाब देना था। नियुक्ति के पात्र नहीं होते, सही है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संस्थान समुदाय से संबंधित है, ये भी क्या है आपके? सही है। आइए अगला देखते हैं, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। मध्य भारत में सनातनी आंदोलन की शुरुआत घासीदास द्वारा की गई थी। सनातनी आंदोलन की शुरुआत घासीदास के द्वारा की गई थी, ये सही है। ओके। और कहता है सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, ये दोनों आपका क्या है? सही है। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। और ज्योतिबा फूले ने कब किया था? तो 1873 में किया था। कब किया था? 1873 में किया था साथियों। अकबर के काल में भूमि वर्गीकरण के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोलोज ऐसी भूमि थी जो जिस पर क्रमिक रूप से फसल होती थी और उसे कभी भी पड़ती नहीं छोड़ा जाता था। परैती ऐसी भूमि थी जिसकी उर्वरता बनाए रखने के लिए बीच-बीच में खेती नहीं की जाती थी। चचर ऐसी भूमि थी जिसे 3 या 4 वर्ष के लिए परती छोड़ दिया जाता था। जिस भूमि पर 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक खेती नहीं की जा सकती थी, उसे बंजर कहा जाता था। इसमें से कौन-सा आपका क्या है? सही है साथियों। इसमें आपका 1, 2, 3 और 4 सही क्या है? सभी क्या है? सही है। तथा सुमेलित कीजिए समुद्री हीट वेव्स समुद्र में अत्यधिक उच्च तापमान की स्थिति है। ओके, समुद्री हीट वेव्स अभी आपको पता है कि हीट वेव की वजह से ही नॉर्थ भारत में पश्चिमी विक्षोभ और हीट वेव की वजह से बारिश हो रहा है। मार्च महीने में आज तक इतना बारिश रिकॉर्ड नहीं किया गया है, वो हो रहा है साथियों। क्या है? समुद्री हीट वेव मरीन हीट वेव की घटना समुद्र में उच्च तापमान के साथ लंबी अवधि के लिए होती है, अतः कथन एक क्या है? सही है। ओके। और कहता है समुद्री हीट वेव समुद्री जीवन के खतरे में डालकर परिस्थिति तंत्र की संरचना को प्रभावित करता है, ये भी सही है। और पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री हीट वेव में सर्वाधिक वृद्धि का अनुभव किया जा रहा है, गलत है। पूर्वी हिंद महासागर में नहीं बल्कि क्या है? आर्कटिक महासागर में। तो 1 और 2 दोनों आपका सही है। पता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। प्रार्थना समाज के आत्माराम पंडुरंग ने। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सर सैयद अहमद खान ने। तो तीनों सही है। मानसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत प्रथमतः अकबर के द्वारा की गई थी, सही है। ओके। और यह प्रणाली वंशागुणत थी, ये गलत है। यह प्रणाली वंशागुणत नहीं थी, अतः क्या है? केवल एक सही है। तथा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने बौद्ध को भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित नहीं किया है। घोषित नहीं किया है, कहता निम्न कथनों में से कौन सा सही है? घोषित नहीं किया, गलत है। इसे धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित किया गया। अल्पसंख्यक शब्द भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं है, ये सही है। और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत अनुच्छेद 350 ख को अंतः स्थापित किया गया, जो भाषाई अल्पसंख्यक के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है, ये भी सही है। और सीखो और कमाओ अब अल्पसंख्यकों के लिए नियोजन आधारित कौशल विकास योजना है, यानी कि 2, 3 और 4 तीनों क्या है? सही है। पता है पाइका विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए पाइका विद्रोह के बारे में पढ़ते साथियों। कहता है पाइका विद्रोह। पाइका अनिवार्य रूप से ओडिशा के गजपति शासकों के किसान मलेशिया थे, जिन्हें युद्ध के समय राजा को सैन्य सेवा प्रदान की थी, जबकि शांति के समय वे कृषि कार्य में संलग्न हो जाते थे। और पाइका विद्रोह कब हुआ था? तो पाइका विद्रोह 1817 के साथ हुआ था। और इसके नेता कौन थे? बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था, ठीक ना। तो कहता है पाइका ओडिशा का, ठीक है, ये सही है। और पाइका का केवल राजा और जमींदारों को समर्थन प्राप्त था, यानी कि आपका क्या है? एक सही है और 2 गलत है। पाइका आदिवासी सब विद्रोह था और इसे आम लोगों का भी समर्थन प्राप्त था। निम्न में से कौन सी कृति सूफी संतों की बातचीत से संबंधित है? सूफी संतों की बातचीत से संबंधित है मलफूजत। क्या संबंधित है? मलफूजत। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है? तो आपको पता है विदेशियों को 15, 16, 19, 15, 16, 19, 29 और 30 5 अधिकार प्राप्त नहीं है। अल्पसंख्यक भाषा और लिपि को संस्कृति संरक्षण ये भी प्राप्त नहीं है। और किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता ये भी प्राप्त नहीं है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये प्राप्त है। और अपराधों के लिए 2 से अधिक संबंध होते हैं। एक तो यहाँ क्या है आपका? ये दोनों प्राप्त नहीं है। अब कह रहा है कि भैया कौन प्राप्त नहीं है और दे दिया गर्दा। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ए नंबर, ठीक ना।
ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महलबारी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी द्वारा स्थापित की गई थी, सही है। ओके, और आपका क्या है, रैयत बाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों द्वारा भूमि राजस्व का भुगतान सीधे राज्य को किया जाता था, ये भी सही है। और भारत में 3 व्यवस्था थी, महलबारी, रैयत बाड़ी और अस्थायी बंदोबस्त। कहता है महानम्मी डब्बा के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभा मंडप एक ऊंचे मंच है जिसमें पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बनाए हुए थे। मंच का आधार उभाधार उत्कीर्ण होता था। ठीक है ना, इसका सही जवाब क्या होगा आपका? 69 का सी। 1 और 2 दोनों सही है। ओके, पीएम दक्ष योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएम दक्ष योजना जो कि हाल ही में स्टार्ट किया गया है, इसी के संदर्भ में आपको क्या करना है, विचार करना है साथियों। तो पीएम दक्ष योजना जो है ये क्या है? इस योजना ये यह योजना कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, सही है। और क्या कहता है, इसमें गैर अधिसूचित जनजाति शामिल नहीं है, ये इसमें गैर अधिसूचित जनजाति शामिल है, अतः क्या है, सही है। 1 और 2 दोनों क्या है, सही है साथियों। कहता है ई रूपी कहाँ का है? भारत का है, सही है साथियों। कहता है डिजिटल मुद्रा जो है आप उनका मैच कीजिए, ई रूपी भारत का है, ठीक है। कहता है कौन सही सुमेलित है? सेंड डॉलर बहामास का, जेम डॉक्स जापान का। अच्छा, डिजिटल मुद्रा तो कहता है केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, सीबीडीटी सी सीबीडीसी एक डिजिटल रूप से केंद्रीय बैंक द्वारा जारी कानूनी निविदा है। ओके, और जेमडॉक्स जमैका के डिजिटल करेंसी है। जेमडॉक्स कहाँ की है? जमाइका की है, तो ये तो गलत है। और यह फ्लिप्ड मुद्रा समान में फ्लिप्ड मुद्रा के साथ 1 to 1 और सीबीडीटी ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा समर्थित किया जाता है। यह उपभोक्ताओं का आसान, सुरक्षित और तेज भुगतान करने की सक्षम है। डिजिटल करेंसी के जरिए किए जाने वाले हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है। कई देशों ने पहले ही अपने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा शुरू कर। जेमडॉक्स जमैका की डिजिटल करेंसी अतः युग 3 सही सुमेलित नहीं है। भारत ने अपना हाल ही में सेठ घोषणा जिसे डिजिटल रुपया कहा गया, जिसे क्या कहा गया? डिजिटल रुपया कहा गया है। ई रुपये एक डिजिटल प्रीपेड ई वाउचर है जिसका उपयोग सिर्फ रहित डिजिटल, तो कहता है एक सुमेलित नहीं है। अतः क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपका सेंड डॉलर कहाँ का है? बहामास का, ये सुमेलित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधियार और बरगदार बटाईदार थे और जोतदार के अधीन काम करते थे। ओके, और क्या कहते हैं, भूतपूर्वी बंगाल में जोतदार सर्वाधिक शक्तिशाली थे, तो इसमें से आपका क्या सही है? तो जोतदार शक्तिशाली नहीं थे, जमींदार शक्तिशाली थे, यानी कि क्या है, कोवल एक सही है। निजी सदस्य विधेयक के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोग अभी सुने होंगे कि निजी सदस्य के विधेयक आते हैं, इसके संदर्भ में आपको क्या करना है, विचार करना है। आइए, कहता है कोई भी संसद एमपी जो मंत्री नहीं है उसे निजी सदस्य के रूप में संदर्भित किया जाता है, सही है। और वर्ष 1970 के बाद से संसद द्वारा किसी निजी सदस्य विधेयक को पारित नहीं किया गया, ये भी सही है। अतः 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम न्यायालय अधिनियम में जनजातीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है। और है आपका ग्राम न्यायालयों के सभी आपराधिक मामले, दीवानी मुकदमों, दावों या विवादों की सुनवाई करने की शक्ति प्राप्त है। इसमें से कौन सा आपका सही है? तो इसमें 1 और 2, ना तो 1 और ना ही 2, दोनों कोनों में कोई भी सही नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय प्रणाली और त्वरित और आसान पहुंच के लिए ग्राम न्यायालय का अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों का स्थापना की गई। यह अधिनियम 2 अक्टूबर 2009 से लागू हुआ। यह अधिनियम नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम राज्यों और जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत में लागू है, तो इसमें जनजातियों को शामिल नहीं किया गया है साथियों। अगला देखिए, शैल चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शैल चित्र की सर्वप्रथम खोज पुरातत्वविद ऑर्के बिलोड क्लाइरर के द्वारा की गई थी। और क्या है, ऊपरी 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 पुरापाषाण युग के चित्र रेखाओं से बनाए गए थे, सही है। और आपका क्या है, शिकारों के दृश्य, जानवरों के समूह और नृत्य करती मानव आकृतियों वाली शैलकृत जम्मू कश्मीर के शैल चित्र से प्राप्त हुए थे। 1, 2 और 4 आपका क्या है, सही है। कहता है निम्नलिखित राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। एक संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी और एक वैश्विक संगठन है जो शरणार्थियों का जीवन बचाने के प्रति समर्पित है। यूएनएचसीआर द्वारा द्विवार्षिक आधार पर ग्लोबल टेंडर्स रिपोर्ट जारी किया जाता है। ओके, और क्या है, प्रत्येक वर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। इसमें आपका क्या है, 1 और 3 दोनों आपका सही है, बस 2 आपका क्या है, गलत है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संरक्षणवाद सहकारी नीतियों को संदर्भित करता है जो कि घरेलू उद्योग की सहायता हेतु अ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है। और अगला है, संरक्षणवादी नीतियां आयात के संबंधित घरेलू बाजार की कीमतों को बढ़ा देती है। अतः आपका क्या है, एक और दो में भी दोनों सही है। अतः हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता का प्रश्न हर जगह तो आता ही है साथियों। आइए विचार करते हैं। हड़प्पा संस्कृति अपनी नगर नियोजन प्रणाली के लिए विख्यात थी। सही है। अफगानिस्तान के सुताई गोई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु पंजाब या सिंध में नहीं। धातु मुद्रा का उपयोग नहीं किया जाता था तथा व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। कहीं कहीं से धातु मुद्रा का जो है ये हमें वर्णन मिल गया है, लेकिन वैसे तो नहीं किया जाता था। अतः क्या है आपका, ये एक दो तीन तीनों सही है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, आइए विचार करते हैं साथियों। कहता है यह एक अंतर सरकारी निकाय है जो आतंकवाद की सहायता करने वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराध को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। तो ये क्या है, अंतर सरकारी निकाय है जो आतंकवाद की सहायता करने वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराध को रोकने के लिए तो क्या करता है, उपाय करता था। ये सही है। और FATA की ब्लैक लिस्ट की बढ़ी हुई निगरानी सूची के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है। और सीरिया और तुर्की FATA की ब्लैक लिस्ट में शामिल है। तो सीरिया और तुर्की, तुर्की शामिल नहीं है FATA की ग्रे लिस्ट में, सिर्फ सीरिया शामिल है। यानी कि एक और दो दोनों सही है। चालू खाता घाटा CDP CAD चालू करेंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आइए देखते हैं। तथा चालू खाता देश के भीतर और बाहर वस्तुओं सेवाओं और निवेश को प्रवाह को मापता है। सही है। भारत में आयात को बढ़ावा देकर चालू खाता घाटे को कम किया जा सकता है। आयात को नहीं, निर्यात को बढ़ावा देंगे तब ये क्या होगा, कम होगा साथियों। तो यानी कि केवल क्या है, एक सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कूट वाला सवाल है, ठीक है। देख लीजिए क्या है। कहता है शल्क उपकरण या पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े मध्य पुरापाषाण काल के दौरान मुख्य उपकरण थे। ये सही है। और मध्य पाषाण काल के दौरान उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथिक आकार में 1 सेंटीमीटर से कम थे। ये गलत है। माइक्रोलिथिक आकार जो है ये 1 सेंटीमीटर से कम नहीं थे। ये माइक्रो दो शब्दों से बना है, जिसमें मैसो और लिथिक है। ग्रीक मैसो का अर्थ है मध्यम और लिथिक का अर्थ है पत्थर। और ये 1 से लेकर 8 सेंटीमीटर के बीच थे। यानी कि क्या है, दो सही नहीं है। 1 से लेकर 8 सेंटीमीटर से 1 से लेकर 8 सेंटीमीटर थे। 1 से और इतना पाषाण काल का औजार चिकनी सतह वाले मूल औजार शामिल थे। यहाँ पर क्या है, 1 और 3 आपका क्या है, सही है। 1 और 3 सही है। बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए तो बिम्स्टेक के बारे में विचार करते साथियों। क्या है, बे ऑफ बंगाल वर्ष 1997 में नेपाल और भूटान बिम्स्टेक के सदस्य बने। नेपाल और भूटान तो अब तक बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो ये क्या है, गलत है साथियों। नेपाल और भूटान है ही नहीं। और भारत बिम्स्टेक के तहत सुरक्षा क्षेत्रों में अग्रगण्य रहा है। ये सही है। और उसके बाद अगला आपका क्या है, अगला आपका बिम्स्टेक के उप समूहों की 12वीं बैठक वस्तुतः म्यांमार में आयोजित की जाएगी। थाईलैंड में स्थापित की जाएगी। अतः ये भी गलत है। यानी कि केवल क्या है आपका, दो सही है साथियों। तथा संयुक्त राष्ट्र संघ कोष UNFPA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। UNEFPA विश्व जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए वित्त पोषण का सबसे बड़ा बहुपक्षीय स्रोत है। और UNFPA के नेतृत्व वाला वैश्विक अभियान प्रस्तुति नव बल को रोकने के लिए कार्य करता है। इसमें से कौन सा सही है साथियों, तो इसमें से आपका क्या है, एक और दो दोनों सही है। प्रतिहार राजाओं के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागभट्टम प्रथम प्रतिहार राजवंश के पहले महत्वपूर्ण राजा थे। ओके, तो सही है। और नागभट्टम द्वितीय ने भांडी और या भंडी वंश को हराया था। ये गलत है। नागभट्टम प्रथम ने ही हराया था। महिपाल प्रथम ने राजगद्दी को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन वो राष्ट्रकूटों से हार गए। ये क्या है, एक और तीन आपका सही है। ओके,
पता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामर्थ्य पहल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। स्टेप योजना का उद्देश्य 16 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वर्ग की महिलाओं को लाभ पहुंचाना है। यानी कि आपका क्या है, एक और दो दोनों सही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। तथा ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीरिक अनुसंधान पीएससीईआर योजना के अंतरिक्ष विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और दक्षिण महासागर एसओ में वैश्विक कार्बन पृथक्करण और चक्रण में प्रमुख भूमिका निभाता रहा है तथा वैश्विक जलवायु पैटर्न को व्यापक स्तर पर प्रभावित करता है। सही कथन कौन सा है? सही कथन है आपका बी, केवल दो। ओके, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निजाम उल मुल्क आसफ जहां हैदराबाद राज्य के संस्थापक थे। सही है, निजाम उल मुल्क या आसफ जहां ही हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे और बुरहान उल मुल्क ने जागीरों का आकार छोटा कर दिया तथा रिक्त पदों को अपने वफादार सेवकों के द्वारा भर दिया था। यानी कि एक और दो दोनों आपका क्या है? सही है। मोस्ट फेवर्ड नेशन एम मोस्ट फेवर्ड नेशन की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के द्वारा ट्रैफिक और व्यापार समझौते गेट के द्वारा नियंत्रित होता है। ओके, और भारत में डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्यों को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा प्राप्त है। ये गलत है, भारत में कुछ ही देशों को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा प्राप्त है। तो कथन एक क्या है? सही है आपका। और कथन दो क्या है? गलत है। आइए, ऑर्टिमस मिशन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑर्टिमस जो है कि नासा का एक मिशन है और यूरोपीय अंतरिक्ष, तो ये गलत है। ये कहाँ का है? नासा का है, अमेरिका का। इसका लक्ष्य 2030 तक मनुष्यों को चांद पर उतारना है। तो केवल कथन दो सही है और एक क्या है? गलत है। सिखों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार किया। 18वीं शताब्दी में कई सक्षम नेताओं के तहत सिखों ने स्वयं को जत्था नामक कई समूहों में संगठित किया। वर्ष 1765 में खालसा ने अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की थी। तो क्या है आपका? एक और दो दोनों आपका क्या है? सही है। बास्पोरस जल संधि कहाँ स्थित है? तो बास्पोरस जल संधि आप लोग पढ़े ही होंगे। उत्तरी पश्चिमी तुर्की में स्थित है और ये जो है तुर्की के बास्फोरस जल संधि उत्तरी पश्चिम तुर्की में स्थित है और ये प्राकृतिक जल संधि है जो काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। प्राचीन काल में काला सागर के जल का कोई निकास नहीं था और इसका जल का स्तर एजियन और मरमरा सागर से कम था। इसे इस्तांबुल की जल संधि के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये जो है यही आपका क्या करता है? बास्फोरस की जल संधि यूरोप और एशिया को अलग करता है साथियों। ओके, और तुर्की के भाग को भी अलग करता है कौन? बास्फोरस का ही जल संधि। कहता है स्लाइड चैनल अटैक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्लाइड चैनल अटैक के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या है? यह एक ऐसा सुरक्षा उपक्रम है जिसका उद्देश्य किसी सिस्टम से जानकारी एकत्र करना या प्रोग्राम के निष्पादन को प्रभावित करना। सही है। इसका साइबर अटैक भी कहा जाता है। एक और दो दोनों क्या है आपका? सही है। मराठों के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए, मराठों के बारे में लिखित कथनों पर क्या करते हैं साथियों? विचार करते हैं। तथा अत्यधिक गतिशील किसान चरवाहों कुणबी के समूह ने मराठा सेना को आधार प्रदान किया। सही है। और सामान्य सैनिक को नगद में भुगतान किया जाता था लेकिन प्रमुख और सैन्य कमांडर को जागीर अनुदान के माध्यम से भुगतान किया जाता था। ये भी सही है। और चौथ जो है ये 1/4 था और ये जो सरदेशमुखी था ये 1/6 10 भाग था। यानी कि ये गलत है। बाकी एक और दो दोनों क्या है आपका? सही है साथी। हाँ मेरे दिल के, कहता है फिनलैंड लैंडराइजेशन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिनलैंडाइजेशन क्या है? तो यह मॉस्को और पश्चिम के बीच शासक तटस्थता के नीति से संबंधित करता है जिसका फिनलैंड ने शीत युद्ध के दशक के दौरान पालन किया था। ओके, और अभी अगर यूक्रेन इसको पालन कर लेता तभी रूस और यूक्रेन युद्ध होता ही नहीं। इसमें यही है कि आप जो भी देश आसपास में है वो क्या करे? पश्चिम के और ज्यादा झुकाव ना दिखाए और अपना रूस पर निर्भर रख के या अगल बगल में किसी और पर निर्भर रख कर अपना जी देश चलाए। उसी को क्या कहते हैं? आपका पिंजलेशन। प्रवाल विरंजन के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवाल विरंजन तब होता है जब मूंगे अपना जीवित रंग खो देते हैं और पीले रंग के हो जाते हैं। सही है। प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन है। तो बिल्कुल ये सही है।
प्रवाल विरंजन की घटना, मूंगे अपना वास्तविक रंग खो देते और सफेद हो जाते। क्या हो जाते हैं? सफेद होता है, पीला नहीं। यहाँ क्या होगा? सफेद। ओके। कहता है नाइयार और अलवार के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप पढ़े ही होंगे नाइयार संत किसको कहते हैं। तो 7वीं और 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलन का नेतृत्व तो नाइयार मतलब शैव संत और अलवार मतलब वैष्णव संतों ने किया। ओके। अलवार और नाइयार की धार्मिक आत्मकथाओं की रचना 10वीं और 12वीं शताब्दी में हुई थी। नहीं, ये 7वीं और 9वीं शताब्दी में हुई थी। अतः केवल कथन क्या है? एक सही और दो क्या है? गलत है। 7वीं से 10वीं, 7वीं से 10वीं। ओके। कहता है पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए डीएनए प्रौद्योगिकी के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करते हैं साथियों। तो कहता है कि क्या है? पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी का लोकप्रिय रूप से आनुवंशिक इंजीनियरिंग के रूप में माना जाता है। पुनः संयोजक डीएनए को प्राप्त करता होस्ट सेल में प्रविष्ट किया जाता है। नए टीके और फार्मास्यूटिकल विकसित करके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने को रिकॉम्बिटिंग डीएनए तकनीक भी कहा जाता है। यानी कि 1, 2 और 3 आपका तीनों क्या है साथियों? सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शंकराचार्य ने अपने आसपास की दुनिया को एक भ्रम माना था। शंकराचार्य ने अपने आसपास की दुनिया को क्या माना था? एक भ्रम माना था। सही है। ओके। और कहता है रामानुजम ने बेस्ट द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ये भी सही है। यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। ओके। अगला देखिए, उभरती बाजार अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो विकसित बाजार अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो रही है। जैसे जैसे एक उभरती बाजार अर्थव्यवस्था विकसित होती है, यह आमतौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अधिक एकीकृत हो जाती है। ओके। ये अधिक परिपक्व बाजारों की तुलना में तेजी से सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की अपनी प्रवृत्ति के कारण एक अच्छा निवेश कर रहा है। ये आपका क्या है? तो यानी कि क्या 1, 2 और 3 तीनों सही है। आइए अब लास्ट आज का हमारा इस सेट का आखिरी सवाल है। डीप ओशन मिशन डीओएम के बारे में लिखित कथनों पर विचार। डीप ओशन मिशन के बारे में विचार करते हैं साथियों। कहता है डीप ओशन मिशन भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करने के लिए एक मिशन मोड परियोजना है। सही है। ओके। और मत्स्य 600 भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है। गलत है। समुद्री यान गलत है। केवल एक सही है। इस तरह से मैंने आपको कराया दृष्टि आईएएस का मॉडल सेट पूरा डिटेल से, लगभग डिटेल से, क्योंकि आईएएस में बहुत ज़्यादा डिटेल होता है साथियों। उतना करेंगे तो वीडियो 3-4 घंटा लंबा हो जाएगा। और 3-4 घंटा वीडियो कौन देखता है? वो जो बहुत ही सीरियस छात्र होंगे वही पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा-सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो आप अपने चैनल से, आप अपने हाथों से, आप अपने उँगली को हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों से जल्द ही मिलते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वंदे